गरुड़ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, हमारा कक्षा 10वीं सोशल साइंस का यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 की यह थर्ड वीडियो है, इन थर्ड नहीं, ये फोर्थ वीडियो है। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक यानी कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर बाद में हमें आवश्यकता पड़ेगी कुछ और क्वेश्चन करवाने की तो हम आपको बाद में करवा देंगे, लेकिन अभी इतने क्वेश्चंस आपको याद करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को यह करना होगा कि जितनी भी वीडियो आ गई हैं उनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। जितने भी प्रश्न बताए हैं, जितने भी थ्योरी बताई, उनको आपको ध्यान रखना होगा अच्छी तरीके से, तभी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। कल की वीडियो आपने देखी होगी, कल की वीडियो में मैंने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी करवाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे, वो आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर आ चुके हैं यहाँ पर, कि देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि संकटग्रस्त जातियां से क्या अभिप्राय। देखिए संकटग्रस्त जातियों में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कितने प्रकार की होती हैं, कितने भागों में रखा गया है। तो अगर आपने उस प्रश्न को सही तरीके से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि लुप्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुवेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, तो इतने प्रकार की मैंने आपको जातियां बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संकटग्रस्त जातियां से क्या अभिप्राय है, यानी कि संकटग्रस्त जातियां क्या होती। तो अगर आपने उस थ्योरी वाले सेक्शन को सही तरीके से अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया संकटग्रस्त जातियां क्या होती है। यानी कि जो लुप्त हो जाते हैं ना, लुप्त होने का कगार पर होती है, उन्हें क्या करते हैं, संकटग्रस्त जातियों में हम रख देते हैं। यही इसमें लिखा होगा, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि जो क्या है, लुप्त होने के कगार पर है, उन्हें हम किस में डालते हैं, संकटग्रस्त जातियों में डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। वे जातियां जो लुप्त होने के कगार पर यानी कि गायब होने के कगार पर हैं, उन्हें हम किस में कर देते हैं, उन्हें हम कर देते हैं संकटग्रस्त जातियों में। तो आपको सबसे पहले तो लुप्त जातियों के बारे में पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पर संकटग्रस्त जातियों के बारे में होना चाहिए, तीसरे नंबर पर सुविध जातियों के बारे में पता होना चाहिए, चौथे नंबर पे स्थानिक जाति और पांचवें नंबर पर दुर्लभ जाति। इन 5 प्रकार की जातियों के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे सही तरीके से। अब देखिए ये कौन कौन सी हो सकती हैं, काला हिरण हो जाएगा, कल मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा हो जाएगा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, ये भी क्या है, संकटग्रस्त जातियों में है, संगाई मणिपुर हिरण है ये, इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण रहेंगे। इस टाइप के आपको इस क्वेश्चन को याद करना है, यानी कि जो जातियां लुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें हम संकटग्रस्त जातियों में रखते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो आपको काला हिरण तो आपको ध्यान नहीं रखना होगा, और काला हिरण तो इम्पोर्टेंट ही है। इसके बाद भारतीय मगरमच्छ आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। भारतीय जंगली गधा हो जाएगा, यानी गधा जो नॉर्मल आप देख सकते हैं वो गधा नहीं है, जंगली गधा, ठीक है। गैंडा है, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, यानी कि शेर जैसी पूंछ वाला बंदर आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है, संकटग्रस्त जातियों में रखा गया है, ठीक है। संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं मैंने आपको बता दिया है, इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने संकटग्रस्त जातियों के बारे में बताया था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है। मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइगर योजना के बारे में सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लाया गया, इस वीडियो में मैंने जो इससे पहली वीडियो बनाई थी उसमें पूरी तरीके से बताया था, ठीक है। वही चीज इसमें बताया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1973 में की गई थी। कब की गई थी, 1973 में हुई थी। किसके लिए, बाघ संरक्षण, मात्र एक संकटग्रस्त जातियों को बचाने का प्रयास नहीं है, यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर मिशन हुआ था, यानी कि इसमें सिर्फ एक यानी कि बाघ को बचाने का प्रयास नहीं किया गया था, अपितु कई प्रकार के जानवरों को संरक्षण करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। योजना कब आई थी, ये योजना 1900 कब आई थी, 1973 में आई थी, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार की जैव जाति को भी बचाना था, यानी कि जितनी प्रकार की यहाँ पर जो जातियां नष्ट होने के कगार पर हैं
उनको क्या करना है, बचाना इनका उद्देश्य था। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर योजना हो गया। इसमें आपको ध्यान रखना है कब आया था, 1973 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, बाघ संरक्षण का अकेला एक उद्देश्य नहीं था, अब तो कई सारे प्रकार के जानवरों को संरक्षण करने का इसका मेन मोटिव था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध यानी कि जो गौतम भगवान थे, उन्होंने गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा था। तो इसको भी अच्छी तरीके से करिए, ये आपके गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा था कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता। आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे हमसे कुछ भी लेते नहीं बल्कि हमें पेड़ पौधे देते ही हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, और दानशीलता पूर्वक क्या करते हैं, अपने जीवन की विशेष क्रियाओं को भेंट करता है, ये सभी की रक्षा करता है और क्या होता है, और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किनका था, ये स्टेटमेंट था गौतम बुद्ध जी का। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट को आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिएगा आपको इस स्टेटमेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज याद करना होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि देखिएगा केंद्रीय वन आयोग क्या है। अब देखिएगा केंद्रीय वन आयोग क्या है, ये क्यों आया, मैंने इससे पहली वीडियो में सब कुछ बता दिया था। इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसके करवा रहा हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो बस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्या होता है केंद्रीय वन आयोग। तो देखिए केंद्र सरकार ने 1965 में क्या केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी, यानी कब आया था, 1965 में आया था। इसमें आपको देखिएगा 1973 याद रखना होगा, 1972 याद रखना होगा और 1965 याद रखना होगा। ठीक है, इनमें डाउट बिल्कुल मत होइएगा, मैंने आपको क्लियर बता रखा है कि कौन कौन से में कौन क्या होता है। ठीक है, चलिएगा इसको कर देता हूँ इरेज। अब देखिएगा क्या ये केंद्रीय आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। ठीक है, इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था कि आंकड़ों व सूचनाओं को एकत्रित करना, यानी कि जो भी वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं, यानी कि वनस्पति नष्ट हो रही है, उनके बारे में क्या सूचना एकत्रित करना। ठीक है, और उनके आंकड़ों को एकत्रित करना क्या था, केंद्रीय वन आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, और क्या था, तकनीकी सूचनाओं को भी क्या करना था, प्रसारित करना था। ठीक है, इसके अलावा बाजारों का अध्ययन करना था और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को भी समन्वित करना था। यानी कि 1965 में इससे वन आयोग को लाया गया था। इसका क्या कहा, इसका प्रमुख कार्य था सूचनाओं को एकत्रित करना। ठीक है, सूचनाओं को एकत्रित करना मतलब यानी कि कहीं भी कोई जानवरों को मार रहे हैं या फिर पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है, तो उन सारी सूचनाओं को नष्ट करना, सूचनाओं को क्या करना, एकत्रित करना। इसके अलावा उनको अधिक से अधिक संरक्षण करने का कार्य भी क्या करते थे, वन आयोग के तरह किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य, तो इस प्रश्न को आप देखिएगा क्या करना है। पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है ये समझिएगा पहले। भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों को सम्मिलित रूप से पारिस्थितिक तंत्र में किया जाता है। यानी कि देखिए जो आप देख रहे हैं, यानी कि जो हमारा क्या पूरा वातावरण, एक क्या किसका उदाहरण है, पारिस्थितिकी तंत्र का। यानी कि जो क्या है, भौतिक पर्यावरण में उसमें रहने वाले सभी जीवों को सम्मिलित रूप से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि जैव विविधता, मैंने कहा था जैव विविधता यानी कि हम जो अपने आसपास परिवेश में जितने भी जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे रह रहे हैं, वो किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये आपका जैव विविधता का उदाहरण है। ठीक है, आप देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर अभ्यारण्य किसे कहते हैं। ठीक है, अभ्यारण्य क्या होता है, आप देखिए ये आपको 2022 में पूछा जा चुका है प्रश्न कि अभ्यारण्य क्या होता है। इस प्रश्न को अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा। देखिए अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों की समान ही होता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर होता है। देखिए ये वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल है। यहाँ बिना अनुमति के शिकार करना मना होता है। अभ्यारण्य में क्या होता है, यहाँ पर शिकार करना बिना अनुमति के मना होता है। तो मैंने आपको ये अभ्यारण्य सारी चीजें
पहले की वीडियो में मैं बता रखा है, तो आप लोग उन वीडियो क्लियर कर लीजिएगा तो आप ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको इनमें थोड़े से क्वेश्चन करवा दूं ताकि आपको पता चल पाए कि क्वेश्चन आते किस टाइप से हैं। ठीक है, चलिएगा। तो क्या होता है अवधारण अपना, ये अवधारण किसके टाइप से होता है, राष्ट्रीय उद्यानों की तरह ही होता है, लेकिन इनमें क्या होता है बिना अनुमति के इसमें क्या कर सकते हैं हम, बिना अनुमति के शिकार नहीं कर सकते हैं। और ये क्या एक सुरक्षित प्राकृतिक स्थल रहेगा, ये इसमें आपको इतनी बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। जो हमारा आगे प्रश्न दिया गया है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान लिखिए। ये आपका 2023 में आ चुका है और इसको मैंने पहले ही आपको करवा रखा है। ठीक है, कहाँ करवा रखा है आपको विश्वास होगा नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिएगा, ये देखिएगा मैंने इस प्रश्न को आपको पहले ही करवा रखा है कि देखिएगा क्या होता है कि ये कब आया था। ये 1960-1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षण ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए एक कानून की मांग की थी। किसके लिए किया गया? वन्य जीव संरक्षण के लिए कानून की मांग की थी। ये कब आया था आपका 1960-1970 के दशक में आया था, लेकिन ये कब पारित हुआ था? 1972 में आपका ये पारित हुआ था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था सजा का प्रावधान नहीं बताया था और इसमें आर्थिक तौर पर भी कितना होता है सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें किसकी मांगों का किया गया था? जीव जंतु पेड़ पौधों के संरक्षण की मांग करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। ठीक है, चलिए अब इसके उद्देश्य क्या थे? इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की, यानी कि जो भी हम संरक्षित कर रहे हैं उनकी हम सूची तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया कि बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर क्या लगाई गई? पाबंदी लगा दी गई। किसके अंदर? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, उसके तहत ये सारे पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा वन्य जीवन के व्यापार पर भी रोक लगा दिया गया था और वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई थी। इसके अलावा कई केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर भी मैंने आपको बता रखा है, इससे हम अगर हुई देखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। ठीक है, चलिएगा तो इस प्रश्न में आपको इतनी बात तो ध्यान रखना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने साल की सजा होती है, क्या कुछ होता है, तो आप इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आता है कि भारत में वन विस्तार के बारे में बताइए, यानी कि वन विस्तार कितना है। तो इसका आपको अच्छी तरीके से याद वैसे ही करना पड़ेगा कि इसमें जो दिए गए हैं कितना समीकरण है, कितना हेक्टेयर में, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा भारत में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित, यानी कि जो अनुमानित वो कितना है 49 से 42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, यानी कि ये अनुमानित है। और ये देश के क्षेत्रफल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24 या फिर 16% हिस्सा हो सकता है। ठीक है, 24 या 16% हिस्सा हो सकता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको एच याद करना होगा। ठीक है, जो है संख्या वो आपको याद करना पड़ेगा। सघन वन का कितना है? 12.2% है। खुला वन यहाँ पर 9 से 14% होगा। ठीक है, और मैंग्रोव ये 0 से 14% है। इसके अलावा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2015 के अनुसार वर्ष 2013 में सघन वनों के क्षेत्रफल का में कितना 3775 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई? यहाँ पर वृद्धि हुई। कितनी? 3775 की वृद्धि हुई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको एचटी जो संख्याएं वो आपको याद कर रखना होगा। ठीक है, तो इससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सारी के सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिएगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है अगला प्रश्न जो दिया गया है। इस प्रश्न को भी मैंने पहले करवा रखा है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक क्वेश्चन वे में किस तरीके से पूछा जाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपका प्रश्न दिया गया है कि भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के प्रमुख उदाहरण दीजिए, यानी कि जो भी बाघ संरक्षण परियोजना के लिए जो भी
उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, यानी कि बाघ संरक्षित करने के लिए जो भी योजना चलाई गई वो किस नाम से और कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड आपका ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो ये उत्तराखंड में आपका। मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है ये। सरिस्का वन जीव पशु विहार पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर, राजस्थान में है आपका। पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है आपका। इसके बाद केरल में आपका पेरियार बाघ रिजर्व है, और असम में आपका मानस बाघ रिजर्व है। क्या है, मानस बाघ रिजर्व है। तो आपको ये एडजेक्टिव याद करना होगा कि उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है, और असम में मानस बाघ रिजर्व है। तो आपको ये एडजेक्टिव्स याद करना होगा। ठीक है, अब इतना सारे आपको ये याद करना होगा, ये आपके पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक है, इस प्रश्न को भी आपको क्या करना है, याद करना है। तो आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। एक बार और देख लेते हैं। उत्तराखंड में आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार है, और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है, और असम में मानस बाघ रिजर्व है। तो इस तरीके से आपको इन सभी को याद कर लेना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। ये आपका क्या है, इस आज की क्लास की एंडिंग है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और पॉइंट जो आपके क्या है, पिछली क्लास के हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसे हम फटाफट से देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। अब वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण किया गया है, तो ये कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, मैंने पहले ही बता दिया, 3 भागों में किया गया था। पहला होता आपका आरक्षित वन, दूसरा होता रक्षित, और एक तीसरा होता अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं आपके। पहले में क्या होता है, ये सबसे सुरक्षित होते हैं। ठीक है, इनमें ये सुरक्षित होते हैं, वन्यजीव की संरक्षण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षित वन में इन्हें बचाया जा रहा है, किससे, इसके अधिक नष्ट होने से इन्हें क्या बचाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या रक्षित वन। और अवर्गीकृत वन में क्या है, ये समुदाय के हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के हो सकते हैं, तो ये उसमें आप लकड़ी भी काट सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के वन होते हैं आपके। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसके बाद रक्षित वन में क्या होता है, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का कितना हिस्सा, 1/3 हिस्सा रक्षित है। कितना, 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान होगा। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर नदी के नष्ट होने से बचाया गया है। इसके बाद अवर्गीकृत वन आता है, मैंने आपको पहले बताया, अन्य सभी प्रकार के वन जो बंजर भूमि है, सरकार की है, फिर व्यक्तियों के हैं या फिर सामुदायिक हैं, स्वामित्व में है, और अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। तो ये सारे प्रकार के वन क्या कहलाते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। वन कितने प्रकार के वनों को डिवाइड किया गया है, 3 भागों में किया गया है आपका। पहला होता है आपका आरक्षित वन, क्या होता है, आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन। दूसरा होता है आपका रक्षित वन, और आपका चौथा होता है अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके वन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो, कोई समस्या नहीं होगी। ये क्या हमने पहले आपको बता रखा, तो एक बार मैं आपको, अब देखिए चिपको आंदोलन क्या, चिपको आंदोलन भी क्या है, ये पेड़ पौधों से संबंधित, यानी कि पेड़ की रक्षा करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये पेड़ पौधों की रक्षा के लिए क्या हुई थी, इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में क्या हुआ था, इस आंदोलन में क्या हुआ था कि एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में, कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। यानी कि जब वृक्ष काट रहे थे तो उसके विरोध करने के लिए क्या, पेड़ पे इन्होंने पेड़ अधिक से अधिक संख्या में काटे जा रहे, तो पेड़ पर लिपट कर पेड़ों की रक्षा करने किया था इन्होंने लोग। ठीक है, तो करने के लिए किया। ये आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है, वो अगला प्रश्न हमारा प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर आपसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इसकी सन आपको ध्यान रखना है। सन ये कब हुआ था, 1973 में हुआ था।
ठीक है। अब इसमें क्या है, बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को हम शुरू लाए थे। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि जब बाघ समाप्त होते जा रहे थे, हम सरकार ने सोचा कि संरक्षण के लिए कुछ किया जाए, तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर लाए गए। ये कब लाए थे, 1973 में लाए थे, ठीक है। इसका क्या था, 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल संख्या कितनी थी, 55,000 थी, लेकिन ये क्या हो गई, 1973 में घटिया कितनी हो गई, 827 हो गई। तो इस बात पर गौर किया गया और फिर ये क्या हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर मिशन लाया, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद ये आपका है प्रोजेक्ट टाइगर की आबादी खतरे क्या है, ये मैंने पहले ही आप पढ़ा रखे हैं, सारे के सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ डाउट वगैरह रहे हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो देखिए यहाँ तक है, आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपका 3rd चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं, और आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इसलिए आप इस टेस्ट के लिए भी तैयार रहें। इसलिए आप लोगों को समय 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा, और 2 से 3 दिन का आप सभी को तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन में डाउट है कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या फिर आप जो टेक्निकल आपको नंबर दिए गए हैं उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।